हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS 2021 के पेपर कर रहे हैं, जिसमें से 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई के तीनों सेट हम लोग कर चुके हैं और 8 जुलाई के भी 2 सेट कर चुके हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का और आफ्टरनून शिफ्ट का किए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ये पेपर हुआ था 8 जुलाई 2022 को, भर्ती थी 2021 की। और मुझे यकीन है कि इसके पहले के सारे डिस्कशन आप लोगों ने देख लिए होंगे और PDF सॉल्व कर लिया होगा। आज का भी आप लोगों ने PDF सॉल्व कर लिया होगा, यह यकीन है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आज के सही किए हैं और जो गलत हुए हैं उनको भी हम लोग एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बना रहे हैं तो बगल में मेट्रो गई है, तो मेट्रो की आवाज़ कभी ये पाए पूँ ये सब लगा रहेगा। आप लोग डिस्कशन पर कंसंट्रेट करो भाई। अभी हमारा जो कमरा है ना वो क्या कहते हैं, साउंड प्रूफ नहीं है। कोचिंग में ही बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो इस तरह की थोड़े बहुत जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, आवाज़ें वगैरह आती रहेंगी, कार्य चल रही हैं, सड़क के किनारे है तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन हमारा किस चीज़ पर है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड एरर। इसे समझ में आ गया कि इसमें हमें करना क्या है। सेंटेंस पढ़ो। लिखा है द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। जूट नाम समझ ही रखे, नाम से आप समझ ही गए होंगे। ये जूट वो खेती होती है जिससे आप लोगों का वो जो बोरे वगैरह नहीं बनते हैं, तो वो बोरे वगैरह बनने की चटाई वटाई बनती है इससे। तो ये बंगाल में और क्या कहते हैं बांग्लादेश में, अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उधर बांग्लादेश वगैरह में इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। अंग्रेजी के समय में इसको ज़्यादा प्रमोशन मिला। तो चलो खैर, हमें एरर देखनी है, GS नहीं। तो जूट प्लांट, ठीक, द जूट प्लांट इज यहाँ तक तो ठीक है। जूट प्लांट सब्जेक्ट है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, ये भी ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअल हार्वेस्टेड, ये जो हार्वेस्टेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म के पहले आप जो यूजुअल लगाए हैं यही गड़बड़ी है। क्यों? होता क्या है कि यूजुअल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की बताएगा। तो अगर पहले आया है तो फिलहाल ये नाउन के पहले आना चाहिए, नाउन लगा हुआ है, प्रोनाउन के तो बाद में आता है। खैर, और इसके बाद में एक्चुअली है क्या? एक्चुअली है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म है। देखो ये हार्वेस्टेड मैंने अभी कहा था ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब के लिए जब हम लोग कोई चीज़ लगाते हैं तो दैट शुड बी एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात? वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब यूज करते हैं और इसलिए ये जो यूजुअल लिखा है एक्चुअली ये यूजुअल गलत है। यूजुअल की जगह पर होना चाहिए था यूजुअली। ठीक है, क्यों गलत हुआ वो बात मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ। ये लिखा है यूजुअल जो कि एडजेक्टिव है, ये लिखा है हार्वेस्टेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब के लिए हम लोग एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं बल्कि एडवर्ब यूज करते हैं और यहाँ यूजुअल की जगह पर होना चाहिए था यूजुअली, फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाता। तब लिखा होता द जूट प्लांट इज यूजुअली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में होगी आपका? ये पार्ट 2 जो होगा ना, ये दूसरे वाले भाग में, यहीं पर गलती हुई है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले का आंसर 2 और देखते हैं दूसरे का आंसर क्या होता है। तो पहले पता करो इसमें करना क्या है। एक अंडरलाइंड पोर्शन है और ये इडियम है, आपको इसका मतलब बताना होगा। ये लिखा है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए आप। तो इसकी चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग निकालते हैं। लिखा है माई कजिन्स ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो। ये इज अंडरलाइन नहीं करना चाहिए था, केवल इतना होता एट अ स्टोन्स थ्रो। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ खड़े हैं। किसी ने पूछा भैया आपका घर कहाँ है, तो कहेंगे यार मतलब यहाँ से आप एक ईंटा ढेला उठा के, छोटा सा ईंटा बहुत दूर नहीं जाएगा, एक ढेला उठा करके यहाँ से मारिए, फेंकते हैं आप तो यहाँ आके गिरता है। यहाँ आके गिरा तो मतलब आप कहते हैं कि वो जहाँ पर ढेला गिरा हुआ है वहीं पे हमारा घर है। मतलब जब कोई कहता है कि मेरा घर है एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत नज़दीक है, बहुत पास में है, दूर नहीं है। ठीक, समझ में आ गए?
तो चलिए एट अ स्टोन्स थ्रो का यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या हुआ, अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी ही दूरी पर है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। पहले का आंसर दूसरा, दूसरे का आंसर तीसरा, तो तीसरे का आंसर चौथा होगा, ऐसा सोचना भी मत। आगे आ जाओ, यहाँ कह रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लेना है। किसका, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेना है। चलो बताओ जरा, पहले पढ़ के देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते उसे क्या कहते हैं। अरे नहीं, तोड़ नहीं सकते की बात नहीं है, लिखा है इन्होंने कि जो आसानी से तोड़ सकते हैं। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ सकते हो, कैन बी ब्रोकन है। ठीक, तो अब चलो जो वर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग ढूंढते हैं। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। एक बार और इस तरह का वर्ड आ चुका है जब मैंने बताया था आप लोगों को कि फ्रेगाइल क्या होता है। फ्रेगाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, BRITTLE, ब्रिटल हो गया। जैसे एक शीशा है, मतलब वही PB जिसको आप लेड कहते हैं, थोड़ा ऊंचाई से गिरा दीजिए, 1 फुट की ऊंचाई से गिरा दीजिए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चर्रों से वो टूट जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो ज़रा सा झटका लगने पे आसानी से टूट जाती है उसको कहते हैं फ्रेगाइल या बहुत कमज़ोर हो जाना। ये ताकत की कमज़ोरी नहीं है, वीक का नहीं है। ये फ्रेगाइल का मतलब हुआ जो जिसमें भंगुरता होती है, आप थोड़ा सा भी चोट मारिए वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसको कहते हैं फ्रेगाइल। तो आपका आंसर तो पहला वाला ही हो गया। ठीक है, और वर्ड्स हैं, जानना चाहो तो जान लो। ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, तो ये उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। टिकाऊ का मतलब जैसे आपने एक चप्पल खरीदी और 3 साल से पहन रहे हैं, टूट नहीं रही है, तो उसको कहते हैं ड्यूरेबल। पोर्टेबल क्या होता है, कोई चीज़ जिसको हम हाथ में लेकर के कहीं आराम से जा सकते हैं। पोर्टेबल मतलब भारी भरकम नहीं, हाथ में लेके चलने लायक होता है, उसको पोर्टेबल कहते हैं। स्टर्न का मतलब क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है। ठीक है, ये सख्त थोड़ा सा स्वभाव के लिए आता है स्टर्न। ठीक है, डिसीजन वगैरह के लिए लिया जाता है स्टर्न डिसीजन, मतलब बड़ा सख्त निर्णय ले लिया। ठीक है, तो आपको चारों वर्ड की मीनिंग हमने बता दिया। फिलहाल आपका आंसर कौन था, हो आंसर हुआ वन वाला, फ्रेगाइल वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 किस बात पर है पहले देख लेते हैं, फिर आपको कराते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नो एरर, और ये जो स्लैश लगे हैं वो भी आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि एरर का क्वेश्चन है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेंटेंस पढ़ें पहले। सी से दैट, जरा गौर करना यहाँ पर, यहाँ पे आप लोग गौर करते रहो तब तक हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक, सी से दैट सी फील्स वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड लिविंग इन अ बिग हाउस। ठीक है, मतलब निकालने को आपको ज़रूरत नहीं है, आप निकाल ही लिए होंगे। हम एरर देखते हैं। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है सी से, ये लिखा है सी और ये लिखा है से। ठीक है, यही मैंने कहा था, थोड़ा फोकस करना। सी क्या होता है, सी होती है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जो से लिखा हुआ है ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, क्यों प्लूरल वर्ब है, आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है। तो एक्चुअली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर तब होती है जब हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, तब ये सिंगुलर हो जाती है। वर्ब में एस एस लगा दोगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो सी हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर वर्ब है, और से हमारी वर्ब है जो कि प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, भैया ये जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कोई लगन नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो से लिखा है वो गलत है, इसकी जगह पर हमें से को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सी सेज हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मतलब मिल गया, एरर भी मिल गई और उसकी जगह पर होना क्या चाहिए था ये भी मिल गया, तो आपको आंसर भी मिल गया। फिर ये पहला वाला आंसर आपका होगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से वही एरर का ही क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ नो एरर लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे दो स्लैश लगे हुए हैं। तो देखते हैं अब की बार क्या गलती है। लिखा है आई एम करेंटली वर्कड। आई के साथ देखो, आई के साथ एम लगा और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्होंने लगा दी। तो आपको वर्ब फॉर्म, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि मैंने वर्ब फॉर्म पढ़ा रखा है, आप वो 2 वीडियो है, दोनों देख लीजिए, आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मैंने बताया था कि बी एक वर्ब होती है, बी
बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब बी का कोई भी रूप हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, या आर हो सकता है, या वाज हो सकता है, या वर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम वर्ब की दो फॉर्म लगा सकते हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। आईएनजी फॉर्म कब लगती है, एक्टिव वॉइस हो तो आईएनजी फॉर्म लगती है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कोई फॉर्म यहाँ लग नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम लगा हुआ है, देखो आई एम करेंटली वर्कड, वर्क लिखा है। तो ये आई एम के साथ थर्ड फॉर्म तब लग पाती जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे होते। अब जरा सेंटेंस की एनालिसिस करो, आई एम करेंटली वर्कड विद अ न्यूली सेटअप मार्केटिंग कंपनी, मैं अभी हाल ही में नई नई सेटअप मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो ये आई जो है वो क्या है, आई जो है वो एक्टिव डूअर है, ये इस काम को कर रहा है, और डूअर अगर है ये तो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो हमें एम के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लेनी चाहिए थी, हमें इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी चाहिए थी। तो एक्चुअली यहाँ क्या होता कि आई एम करेंटली, करेंटली का मतलब प्रेजेंट टाइम में, इस समय, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो आई एम करेंटली वर्क की जगह पर आपको लिखना चाहिए था वर्किंग, तब आप ये सेंटेंस सही कर पाते। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में होगा, इसलिए एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत है। तो एरर कहाँ हो गई आपकी, ये जो वर्क लिखा है वो गलत हो गया, आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या है जी, एंटोनीम का क्वेश्चन है, सॉरी एंटोनीम नहीं साइनोनीम का क्वेश्चन है। आंखों ने साइनोनीम देखा, मुंह से एंटोनीम निकल गया। अब आ जाओ जरा, कंसीड का क्या मतलब होता है। पहले कंसीड का मतलब निकालोगे, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कंसीड का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। कंसीड मतलब क्या होता है, किसी को चीज़ को अलाउ कर देना या उसको परमिट कर देना। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा होगा, कंसीड का मतलब हो गया, ये देखो परमिट करना दे दिया है, अलाउ करना दे दिया है। ठीक है, तो साइनोनीम हमारा इसका यही हुआ। ठीक है, कंसीड का क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, अलाउ करना हो जाएगा। रिजेक्ट करना क्या हो जाएगा, उसका एंटोनीम हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। डिनाई करना भी क्या हो जाएगा, एंटोनीम हो जाएगा, तो ये सवाल ही नहीं होता। अच्छा, फैसिनेट मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना होगा, यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फैसिनेट की मीनिंग जान लो, इसका मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। आंसर आपका कौन सा हुआ, आंसर आपका हुआ टू। ठीक है, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर साइनोनीम का क्वेश्चन है। देखो ये लिखा हुआ है साइनोनीम, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ कि वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी, वी नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसका समर्थन करोगे या विरोध, तो जाहिर सी बात है उसका विरोध करोगे। विरोध करने के लिए क्या लगाओगे, रेजिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले वाले मैंने बताया था, विरोध, रेजिस्ट करना विरोध करना होता है, अपोज करना, प्रोटेस्ट करना, और रेजिस्ट करना ये होता है विरोध के लिए। तो ये क्या हो गया, आपका साइनोनीम हो गया। तो जो साइनोनीम है वही आपका आंसर है। असेंट का मतलब होता है सहमति देना, तो ये सहमति देना उसका क्या हो जाएगा, एंटोनीम हो जाएगा, तो ये लगेगा नहीं यहाँ पर। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, मतलब क्या हुआ, जैसे ये कहना कि ये सत्य है, वेरीफाई है, एक तरह से आप क्या कह रहे हो कि वैलिडेट करना मतलब वेरीफाई करना हो गया। ठीक है, और पर्क का क्या मतलब होता है, तो पर्क का मतलब होता है, अब ये सुन लो, इसको समझ लो, बढ़िया वर्ड है। पर्क का मतलब होता है उबाल आना। ठीक है, जैसे आप चूल्हे पे दूध रख के भूल जाओ और थोड़ा बाहर निकल आओ, देखो अगर चूल्हे पे दूध रख के वहाँ खड़े हो तो जब तक खड़े रहोगे उबाल नहीं आएगा। जैसे सोचोगे कि अच्छा देखे जरा गेट पे कौन आया है, जैसे आप बाहर निकले वैसे दूध बह जाएगा। तो ये दूध की बहुत धोखेबाजी फितरत है। खैर चलो, तुम लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आंसर आपको मिला कि नहीं मिला, हमारा दूध बहा कि नहीं बहा, इससे आपको कोई काम नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सेंटेंस पढ़ो। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, आपको कमजोरी महसूस हो रही है और खराब हेल्थ है, इसको आप क्या कहोगे। ठीक है, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, कमजोरी की बात हो रही है। और अभी थोड़ी देर पहले इसका वर्ड हम आपको बता चुके हैं, कमजोर, जो आराम से टूट जाए। तो खैर आ जाओ दूसरे वर्ड में आ जाओ, पहले सारे वर्ड देख लेते हैं। जीनियलिटी क्या होता है, ये किससे बना है, जीनियल से बना है, GENIAL।
जीनियल का मतलब होता है नेक, नेक समझ गए ना आप क्या होता है, नेक का मतलब जेंटल, जेंटलमैन समझ रहे हैं। तो बहुत नेक दिल इंसान होता है, बहुत जेंटल होता है, तो उसको कहते हैं जीनियल। और जीनियलिटी अगर कह दिया गया तो जीनियलिटी उसी का क्या हो गया, नाउन का मतलब क्या हुआ, नेकी। जीनियलिटी का क्या मतलब हो जाएगा, नेकी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पुअर हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल वर्ड अच्छा है, आप नोट कर लीजिए, फिर कभी काम आएगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप बहुत बढ़िया से दिल से उसका स्वागत करें, नमक रोटी जो भी हो, तो उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। दिल में जगह दीजिए यार, रोटी और ड्राइंग रूम की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रैलिटी की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, फ्रेगाइलिटी, ठीक। तो फ्रेगाइल एक वर्ड था, जब मैंने कहा था कि शीशा गिरे तो चूर चूर हो जाता है, वो फ्रेगाइल होता है, उसी से कुछ मिलता जुलता, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि बॉडी के लिए या ताकत के लिए नहीं यूज करते। यहाँ बात किसकी हो रही है, कमजोरी और खराब हेल्थ की है। तो फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, वीकनेस। फ्रैलिटी क्या होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी। बीमार होने की वजह से आप जो कमजोरी महसूस करते हैं उसको कहते हैं फ्रैलिटी, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3rd नंबर का होगा। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है, धुंधलापन, कोई चीज़ अस्पष्ट हो, किसी वर्ड को पढ़ो उसकी मीनिंग आपको समझ में ना आए, अस्पष्ट सी मीनिंग आती है, तो उसी को हम कहते हैं ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कहानी है। तो सेंटेंस पढ़ो, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू। ये मानना, ओन अप मतलब होता है जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं कोई बात। जैसे मान लो कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं कहूँ कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, मैंने ये गलत किया था, ये बात सच है, तो इसी को कहते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा कि ये देखो कन्फेस लिखा है, कन्फेस का मतलब क्या होता है, अपनी गलती स्वीकार करना। तो आंसर तो हमारा यही हो गया, पहला वाला। और वर्ड्स देखना चाहो तो देख लो। सप्रेस का मतलब होता है किसी तथ्य को, किसी सत्य को दबाना। और रेड्रेस का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन, एक वर्ड सुना होगा आपने, कंपेंसेशन, ये उसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो ये हो गया कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति हो गई रेड्रेस। और एसेस का मतलब किसी चीज़ को मूल्यांकन करना, मतलब उसको क्या कहते हैं, एसेस करना कि इसकी कितनी कीमत होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है करेक्टली स्पेल्ड, मतलब आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। अब एक वर्ड आ गया क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल में बच्चा एक्चुअली जो स्पेलिंग होती है ना, वो CRE तक तो इन्होंने ठीक लिखा है, लेकिन D के बाद E लगाना चाहिए था। क्रेडेंशियल होता है, DE होगा, I नहीं होगा, क्रेडेंशियल नहीं होता, क्रेडेंशियल होता है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह कहीं लेके जाते हैं, जो प्रमाण होता है, प्रमाण पत्र वगैरह होता है, उसको क्रेडेंशियल कहा जाता है। हैबिचुअल में आदत, ये किससे बना है, हैबिट से बना हुआ है। तो हैबिट में स्पेलिंग क्या होगी, HABIT होती है, इसी टी में UAL लगा दिया जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, ये गलत हो गया। लोपसाइडेड, ये वर्ड ठीक है, इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है। लोपसाइडेड में LOPSIDED होता है, LOPSIDED होता है, ये आंसर, ये इसकी स्पेलिंग सही है। लोपसाइडेड का मतलब होता है वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब एक तरफा। एक तरफा क्या, एक तरफा प्यार? अरे भाई हमेशा प्यार ही जरूरी थोड़े एक तरफा हो, लड़ाई झगड़ा भी तो एक तरफा हो सकता है। तो कुछ भी हो एक तरफा यार, जो भी है, ठीक है, तो उसको वन साइडेड कहते हैं, एक तरफा कहते हैं, एक आंगी एक साइड से। अब देखो एडवेंचरस, एडवेंचरस में यही IR के बाद I ना लगाया होता तो सही होता। एडवेंचरस में ADVENTUROUS होगा, R के बाद I नहीं होना चाहिए। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी, उद्यमी, जो रिस्क उठाने को तैयार रहता है उसको कहते हैं एडवेंचरस। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के वर्ड की मीनिंग विद स्पेलिंग। उसमें कौन सा गलत कौन सा सही था ये भी मैंने आपको बता दिया, बाकी तीनों में क्या गलती थी ये भी बता दिया। अब आते हैं बढ़ के हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, और यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक लाइन दी है और इसके लिए वन वर्ड। तो ये स्टेटमेंट खाली आपको गुमराह कर रहा है, बाकी वरना बताना यहाँ भी वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये लिखा OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई गलती ही नहीं करता। गजब, क्या बात है।
ऐसा कोई इंसान तो इस दुनिया में देखा नहीं फिलहाल, जो जितना मैं जान पाया हूँ, ऐसा इंसान जो कभी गलती ही नहीं किया हो। यहाँ तो देवी देवताओं ने जो अवतार लिए उनसे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलो खैर, यूटोपियन इमेजिनेशन के लिए ठीक है कि हम इमेजिन कर लें किसी ऐसे इंसान को जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। तो इसमें जो पहला वर्ड दिया है इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है। तो आपका आंसर जो हो गया 1 हो गया। अब आप कहेंगे कि इस तरह के वर्ड हमको कहाँ से मिलेंगे? तो देखो बच्चा, आप इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर ये डिस्कशन पढ़ रहे हैं, इसी के वोकैब वाले सेशन में चले जाइए। थीमेटिक वोकैब लिखा होगा। थीमेटिक वोकैब में एक वीडियो होगा नेगेटिव्स का, तो वो सारे के सारे नेगेटिव्स आप पढ़ लीजिए। उसके बाहर कुछ नहीं आता। वो 20 साल का, कितने 20 सालों से जो पेपर में आया हुआ है उन्हीं का कलेक्शन है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए सारे के सारे नेगेटिव्स एक जगह पर। उसमें से 25% को आप लोगों को पहले से ही पता होगा और 70-60% के करीब ऐसा मिलेगा जो आपने हो सकता है ना सुना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, हो सकता है ना सुना हो, तो वहाँ मिल जाएंगे सारे नेगेटिव्स। ठीक है, अब आ जाओ, दूसरा वर्ड दिया है प्योर। इसकी मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। आशावादी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। तो ये आशावादी व्यक्ति हो जाता है। और नैव का मतलब क्या होता है? निहायत ही सीधा साधा, जिसको आप कह सकते हो गोबर गणेश, बुद्धू। बुद्धू, बुद्धू समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वही वाला एकदम गोबर गणेश जी की तरह हो जाता है। नैब ये हो गया, बहुत ही निहायत सीधा साधा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? 1 वाला हुआ। ठीक है, अब इसमें जानते हैं ये वाला जो लिखा है ऑप्टिमिस्ट, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और नैब जो है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आज ऑप्शन में है, कल क्वेश्चन में हो सकता है इसी MTS के डिस्कशन में ही किसी दिन मिल जाए। तो तैयार रहिए, वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। आई होप एंड आई एम श्योर कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, किस चीज़ का क्वेश्चन है ये? फिलर, कटोरा छाप क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या भरा जाएगा। डैनी, ले का मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, लाई की सेकंड फॉर्म है लेटा हुआ। ऑन हिज बैक स्टेयरिंग, ये स्टारिंग मत समझ देना बच्चा। अगर अपने स्टारिंग समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वर्ब क्या है? स्टेयर। स्टेयर में क्या लगा है? ING लगा है। वो अपने कमरे में, लिखा है ऑफ हिज रूम, अपने कमरे में लेटा है। पीठ के बल, क्या है? लेटा है। ऑन हिज बैक, पीठ के बल लेटा हुआ है। और स्टेयरिंग मतलब क्या? वह घूर रहा है। क्या? कमरे में कोई पीठ के बल लेटेगा तो क्या घूर रहा होगा? छत देखेगा और क्या देखेगा? तो ये सीलिंग, छत, ऊपर वाली छत को क्या कहते हो? कौन सी सीलिंग होगी? SCI, क्या स्पेलिंग होगी? SCILING, ये वाली सीलिंग होती है जो हमको छत दिखती है। तो ये वाली सीलिंग तो सील करने वाला हो गया, ये लगेगा नहीं। ये दूसरे वाला जो सीलिंग लिखा है यही है। तो कमरे के अंदर बैठ के जो छत आपको दिखाई देती है, जहाँ पे पंखा लटका होता है, और अंदर वाले छत में पंखा लटकता है, इसीलिए उसको सीलिंग फैन कहते हैं। ठीक है, तो सीलिंग फैन याद रहेगा तो आपको सीलिंग भी याद रहेगी, अंदर की छत होगी। और सीलिंग और सिरिंज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या कर रहे हैं? फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत क्वेश्चन पूछा भाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। चलो देखते हैं। अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसी आवाज़ जो कान को सुनने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक ऐसी आवाज़ जिसे आपको बार बार सुनने का मन करे। मतलब इसलिए नहीं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं व्यक्ति से, उसकी बात, उसकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, बल्कि उस व्यक्ति की आवाज़ बहुत मधुर है, उसकी आवाज़ में मिठास है। ऐसा लगता है जैसे मिश्री खा के कोई बोल रहा हो। ठीक है, मिर्ची खा के नहीं। तो उस व्यक्ति को, उस आवाज़ को क्या कहोगे? इंस्पायर्ड, यहाँ कौन नुकसान आया, प्रेरित करने वाली बात आ रही है, तो होगा नहीं। मेलोडियस एक वर्ड आता है। तो मेलोडियस का मतलब होता है कर्णप्रिय, कानों को जो सुनने में बहुत प्रिय लगे उसी को कहते हैं कर्णप्रिय। यानी कि यही हमारा आंसर होगा। कोई ऐसी आवाज़ जो कानों को सुनने में बहुत मधुर लगती है वो मेलोडियस हो जाएगी। हार्श का मतलब क्या हुआ? ये ठीक एंटोनीम हो जाएगा। एंटोनीम का मतलब हो गया कर्कश, मतलब बहुत कड़ी आवाज़, करकराती हुई सी। मतलब कोई बोले ना, मतलब बड़ी खुशी में हंसकर भी बोल दे तो वैसे लगता है जैसे कानों में कुछ चीरता हुआ जा रहा है, कानों में आरी चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों को नेचुरली, अब उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती, बोलते तो बेचारे बड़े प्यार से हैं, लेकिन आवाज़ ही ऊपर वाले ने ऐसी दे रखी है कि उनकी अच्छी बात भी खराब लगती है। ठीक है, चलो अच्छा। ऑडिबल, ये भी सुनने से रिलेटेड है।
लेकिन ऑडिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी आवाज़ जो 10 हर्ट्ज के ऊपर हो, मतलब इंसान के सुनने लायक हो। ये कुछ क्राइटेरिया होती है कि 10 हर्ट्ज के नीचे हम नहीं सुन पाएंगे। देखो भैया मेरी जीएस बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर जीएस गलत हो जाए 10 हर्ट्ज का 20 हर्ट्ज हो तो सही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मतलब इंसान के सुनने की क्षमता जो होती है कम से कम लोएस्ट वाली उससे ऊपर हो तो ऑडिबल हो जाती है, जो सुनने लायक होती है आवाज़, जो हमको सुनाई दे सकती हो उसको कहते हैं ऑडिबल, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ इसमें? आंसर हुआ 2 वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? एंटोनीम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एंटोनीम है और एंटोनीम किसका पूछ रहे हैं? कावर्डली का पूछ रहे हैं। कावर्डली का मतलब क्या होता है? कायरतापूर्ण। क्या होता है? ये होता है कायरतापूर्ण, ठीक। अब कायरतापूर्ण के लिए आपको क्या करना है कि इसका आपको एंटोनियम, तो एंटोनियम इसका क्या होगा? कावर्डली का बहादुरी पूर्वक हो जाएगा। एक मतलब क्या हो जाएगा? फिर एकदम से ब्रेव हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट में। कायरतापूर्ण का दूसरा कोई वर्ड लेना चाहो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है, एक वर्ड है टिमिड, ठीक है, टिमिड हो गया। और एक वर्ड इसमें और आ सकता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब चूजे जैसा दिल वाला, मतलब पत्तियां भी खुरखुराई तो बिस्तर के नीचे भाग जाता है बेचारा, चिकन हार्टेड। ये तो हो गए सब डरपोक कायर वाले। और इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, ठीक है, डेयरिंग हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कितने लिखें भाई? बहुत हो गए, ठीक है। और चिवैलरस हो जाएगा, वैलियंट हो जाएगा, पराक्रमी, शौर्य, ये सब हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा कर देता हूँ। बाकी आप उसमें देखिएगा सिनोनिम एंटोनिम वाले में। तो इसमें कोई वर्ड मिला क्या? कावर्डली के लिए ये मिला आपको वैलियंट। वैलियंट का मतलब क्या होता है? शौर्य, एकदम से पराक्रमी, वीर समझ लो, अभी फिलहाल इतना समझो, वीर, ठीक है। तो ये जब क्या कहते हैं सिनोनिम एंटोनिम कराएंगे तब आपको मिलेगा। तो कायरतापूर्ण का एंटोनिम क्या हो गया? वीर। और वर्ड जानना चाहते हो तो चलो जानो, फिर इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब देखो, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते, ठीक है, अभिन्न। जैसे सफलता और हार्डवर्क अभिन्न है, हार्डवर्क नहीं तो सफलता नहीं, तो अभिन्न का मतलब इनडिस्पेंसेबल, अब मतलब अनसेपरेबल हो जाएगा, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं उससे, ठीक है, वो इंटीग्रल हो जाता है। आगे आ जाओ। फ्लीटिंग का मतलब क्या हुआ? जो मतलब वक्त जो आपके हाथ से निकला चला जा रहा है उसको कहते हैं। तो ये हो गया क्षणिक, ठीक है, जो चीज़ टेम्पोरेरी नहीं है, जो चीज़ टेम्पोरेरी है, परमानेंट नहीं है, उसको फ्लीटिंग कहते हो। स्पाइनलेस का मतलब होता है जिसके रीढ़ की हड्डी ना हो। तो रीढ़ नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि आदमी बहुत कमज़ोर होगा। स्पाइनलेस कौन हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। और डरपोक का साइनोनिम आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कमज़ोर और डरपोक। जिसके स्पाइन ही नहीं होगी वो कितना मुश्किलों का सामना करेगा, तो डरपोक ही होगा। वैलियंट का बता चुका हूँ, ये पराक्रमी होता है, शौर्यवान होता है, वीर होता है, वो हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 फिर एक बार एंटोनीम है, लेकिन अब की बार सेंटेंस में लिखा आई बिलीव इन हैविंग अ क्लियर एंड ल्यूसिड कन्वर्सेशन। तो क्लियर एंड ल्यूसिड, क्लियर कन्वर्सेशन क्या होता है? स्पष्ट होता है। और ल्यूसिड का मतलब भी वही होता है कि ल्यूसिड क्या होगा? थोड़ा सा सरल होगा और जो समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो क्लियर एंड ल्यूसिड साथ साथ लगते हैं। क्लियर का मतलब द्व्यर्थीपन ना हो, एकदम साफ साफ कहो। ल्यूसिड का मतलब सरल हो, आसानी से समझ में आ जाए। अब इसका एंटोनिम ढूंढना है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस की शुद्ध हिंदी कहें तो दुरूह। दुरूह का मतलब अब कहेंगे कि रहने देते, अंग्रेजी ही तो ठीक था, हिंदी तो और कठिन हो गई। तो दुरूह का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डबल मीनिंग या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसकी डबल मीनिंग हो या जिसको समझना बहुत कठिन हो, वो होता है एम्बिगुअस। तो एंटोनिम तो हमारा मिल गया, हम जिसको ढूंढ रहे थे गली गली वो यहीं मिला। चलो अच्छा, तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्शीय, मतलब जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुर्सी है, पेन है, कॉपी आपके हाथ में होगा ना, मोबाइल होगा तो आप हाथ पे पकड़े हैं उसको, तो मोबाइल टेंजिबल है। कोई ऐसी चीज़ जो टेंजिबल नहीं है उसको आप छू के नहीं महसूस कर सकते। जैसे डर हो गया, भूख हो गया, नॉलेज हो गया, तो ये सब चीज़ें आप छू के नहीं महसूस कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और टेंजिबल क्या होता है? जिसको आप छू सकते हैं। इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते हैं।
कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आप एस्से वगैरह लिखते हैं तो एस्से में आप धारा प्रवाह लिखते चले जाते हैं, बातों को बार बार दोहराते नहीं हैं, उसी को कहते हैं कोहेरेंट, बहुत ही एकदम से गठा हुआ, सुसंगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड और इन वेल ऑर्डर, ऐसे हो जाएगा। ब्लेजिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेजिंग मतलब जो आंखों को चकाचौंध कर दे। अब ये चकाचौंध कैसे करेगा? कभी आप लोग लोहे के किसी सामान में वेल्डिंग करवाने वेल्डर की दुकान पर गए हैं? अगर गए हैं तो अब हम क्या कहने जा रहे हैं आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो वेल्डिंग करने वाले जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से बड़ी तेज चमक निकलती है, तो वो जो चमक निकलती है वेल्डिंग करते समय, उसी को समझ लीजिए ब्लेजिंग कह सकते हो आप, ठीक। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर 1 हो गया था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये भी साइनोनिम का क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। मारो सारे साइनोनिम को एक साथ में। आ गए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, किसी चीज़ की कमी या जिसमें अभाव, डेफिशिएंसी होता है ना, अभाव। तो डेफिशिएंस का मतलब क्या होगा? जो कंप्लीट ना हुआ हो, जिसमें कोई कमी रह गई हो, उसको कहते हो, जिसमें कोई कमी रह गई है। अभाव या कमी जिसमें रह जाती है, अभाव या कमी है, समझ रहे होंगे ना। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही, लेकिन समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक वर्ड से एक एक सारे वर्ड देखते चलो। तो एक वर्ड लिखा है स्लीक। स्लीक का मतलब क्या होता है? बहुत ही चिकना, स्मूथ। जैसे सड़क वगैरह बनती है, बहुत बढ़िया सड़क बन गई तो क्या कहते हैं? बड़ी स्लीक रोड है, स्मूथ है, बहुत चिकना है। होल का मतलब तो जान ही रहे हो यार, पूरा पूरा क्या बताया। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, अधूरा, जिसमें कोई कमी रह गई हो। तो यही है, जिसमें कोई कमी रह गई हो उसको क्या कहोगे? इनकम्प्लीट कहोगे। तो हमारा साइनोनिम मिल गया, ये 3rd नंबर का हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 3 हो गया। चौथे वर्ड को जान लो, इंटीग्रल। अभी थोड़ी देर पहले तो इंटीग्रल की बात कर रहे थे यार। इंटीग्रल का मतलब अविभाज्य, जिसको आप अपने से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ 17 में। 17 में अब की बार इनकरेक्टली स्पेलिंग, उसमें भी तो इनकरेक्ट नहीं, उसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, अब की बार वाले में इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा है। इनकरेक्ट स्पेलिंग में क्या होगा? एडमोनिश, ये सही है। एडमोनिश का मतलब क्या होगा? रिप्रोच। रिप्रोच समझ रहे हैं? ये वर्ड भी नोट कर लो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रिप्रोच का मतलब होता है ना धिक्कारना। जब तुम लोग कहते हो ना, छी छी कितना गंदा काम किया हो तुम, से मानियो, तो वो ही होता है धिक्कारना। तो ये एडमोनिश हो गया। इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। अग्रावेट, इसकी स्पेलिंग गलत है। अग्रावेट की स्पेलिंग एक्चुअली क्या होती है? AGG होना चाहिए, RA होना चाहिए, बाकी सब इसमें सही लिखा हो अग्रावेट। अग्रावेट का मतलब होता है आग में घी डाल देने का काम करना, समझ गया। जैसे आपको जुकाम पकड़ा हुआ, आइसक्रीम खा लें। अब कुछ लोग कहेंगे इससे तो ठीक हो जाता है, भैया आप स्पेशल होगे, हाँ यहाँ जुकाम पकड़े आइसक्रीम खा लोगे तो अगले दिन सांस नहीं आएगी, जकड़ जाता है, ठीक है। ये अलग बात है, लोहे को लोहा काटता है तो अब हमेशा थोड़े ना लोहे से लोहा काट लोगे। तो अग्रावेट का मतलब ये हो गया कि आग में घी का काम करना। आग जल रही है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, ना हो तो पेट्रोल डाल दो, तो वही काम होता है अग्रावेट करने का। तो स्पेलिंग इसकी गलत है, AGG होना चाहिए। असर्शन का मतलब क्या हुआ? असर्ट करना, एक्सेप्ट करना होता है, सहमति देना, हामी भरना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। स्पेलिंग सबकी सही है, केवल अग्रावेट की गलत थी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखें 18 का क्या हाल है। 18 कह रहा है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, और थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, देख लेते हैं वो सही है या गलत है। लिखा है कि द मिसिंग चाइल्ड वाज डिस्कवर्ड इन लोअर मैरीलैंड। एक बच्चा खो गया था, मिस हो गया था, उसको ढूंढ लिया गया लोअर मैरीलैंड में। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर आ फ्यू एकदम करेक्ट है। फ्यू डेज का मतलब तुरंत ही ढूंढ लिया, आ फ्यू डेज ठीक है, यहाँ पे सही लगा हुआ है, तो करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर आपका 3 हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब देखो कहोगे कि इसमें आप समझाए नहीं, तो इसमें क्या समझाएं? जब गलत होता तब न समझाते, जब सही है तो उसमें क्या समझाएं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 क्या है? एक इडियम है। इडियम क्या दिया है? सेट द व्हील्स इन मोशन। सेट द व्हील्स इन मोशन, मान लीजिए ये एक व्हील है, ठीक है, थोड़ा व्हील टेढ़ा बन गया, आप समझ जाइएगा, ये एक व्हील है। अब ये एक जगह पे खड़ा हुआ है, इसको आप मोशन में करने का मतलब क्या हुआ? इसको चला दीजिए, आगे बढ़ जाए। तो व्हील को आगे बढ़ा देना, मोशन में कर देने का मतलब क्या हुआ? कि किसी नई योजना पर काम करना जो आगे चलता रहे काम, मतलब एक घटनाओं का एक क्रम स्टार्ट हो जाता है वहीं से।
तो पहले लिखा है टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, ये तो एकदम से सही है। देखें और कोई मिल जाता है, टू ड्राइव वेरी फास्ट, बिल्कुल नहीं, तेज़ चलाने के लिए नहीं लगा है। एंड ऑफ अ जर्नी भी नहीं हो जाएगा और एंड द डिस्कशन भी नहीं होगा, ये तो स्टार्ट करने के लिए लगा है यार। तो इनिशिएट में पहला वाला ही ऑप्शन हो पाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्या करना है आप समझ ही रहे हो, क्वेश्चन पढ़ें। आई साइंड दिस साइंस प्रोजेक्ट डैश लंदन, मैंने लंदन में ये साइंस प्रोजेक्ट से साइन किया था। तो लंदन क्या है, एक बहुत बड़े शहर का नाम है। इसके पहले क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर किसी को कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, सबका सही हो गया होगा। आगे आ जाओ, ये आपको 21 से 25 तक करना क्या होता है, एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी जिनको आपको भरना होगा। भरने के पहले आप पैराग्राफ पढ़िए तभी भर पाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पैराग्राफ पढ़ना। लिखा है विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज, इन्होंने कहा कि कुल मिला के 49,000 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हैं। डैश एज ऑफ 2018, जैसा कि 2018 के किसी रिपोर्ट में आया होगा, ठीक है। आगे लिखा है कि इंडिया होल्ड्स, इतने में से इंडिया के पास है डैश 11.5% ऑफ ऑल द फ्लोरा एंड फोना, नहीं फ्लोरा ही लिखा है, फोना नहीं लिखा है। ऑल द फ्लोरा इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितना भी फ्लोरा है उसका 11.5% के आसपास इंडिया के ही पास है। तो यहाँ क्या लगाओगे, करीब करीब, नियर अबाउट जैसा कोई वर्ड लगेगा या अप्रॉक्सीमेटली के करीब जैसा कोई वर्ड लगेगा। आगे लिखा है नाउ अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज डैश दैट, तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहली बात, एक नया फॉसिल रिकॉर्ड ये दिखाता है, बताता है, या अनाउंस करता है, कुछ भी इस तरह का वर्ड आता है, वो दिखाता बताता है कि इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बम्बू, एशियन बम्बू इंडिया में ही पैदा हुआ था। एंड दे डैश, अब ये दे लिखा हुआ है तो ये दे, अब दे लग गया तो प्लूरल वर्ब लगेगी। दे डैश फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो, और 25 मिलियन ईयर एगो की बात है तो यहाँ पास्ट में रहेंगे, ध्यान रखना। दे प्लूरल है और पास्ट की कोई वर्ब यहाँ लगानी होगी प्लूरल में। आगे आ जाओ, इन द नॉर्थ ईस्टर्न डैश ऑफ द कंट्री, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, एरिया में, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रीजन हो सकता है, रीजन, एरिया, पार्ट, ऐसे कुछ वहाँ पे दिया होगा। तो पहले क्या लगाओगे, ये देखो, विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज डैश ऑफ, अब डैश ऑफ मतलब यहाँ अकॉर्डिंग टू जैसा कोई वर्ड आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू के लिए क्या लगाओगे, इन्होंने कहा कि 2018 में ऐसी बात हुई थी, तो इंडिया में 49,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाए, उसमें से मतलब कुल जो 49,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं उसमें से 11.5% के आसपास इंडिया में ही है। तो यहाँ क्या लगा सकते हो, रिपोर्टेड या साइंड, साइंड तो है नहीं, असाइंड ये किसी को दिया भी, असाइनमेंट भी नहीं मिल रहा है, डिजर्व भी नहीं मिला, तो फिर वही होगा रिपोर्टेड। अकॉर्डिंग टू मतलब एक रिपोर्ट हुई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, तो 2018 की रिपोर्ट थी, तो पहले में रिपोर्टेड लग जाएगा। और क्यों लग जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों में कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, वो सब एकदम से गलत हैं। अब दूसरे फिलर के लिए देखते हैं क्या सूटेबल होगा। दूसरे फिलर को हम लोग क्या किए थे कि यहाँ के लगभग का वर्ड आना चाहिए कि 11.5% के आसपास इंडिया में ही है। तो के आसपास मतलब ऑन तो होगा नहीं, ऑफ भी नहीं होगा, अपान भी नहीं होगा, अबाउट होगा, के आसपास वाला, तो ये चौथा वाला हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यू फॉसिल रिकॉर्ड, जो नया फॉसिल रिकॉर्ड है, हैज डैश दैट, उसमें ये बात कही गई है कि एशियन बम्बू का बर्थ प्लेस इंडिया है। तो हैज़ क्या, हैज़ लिमिटेड दैट ना, हैज़ नोन दैट, फॉसिल रिकॉर्ड नोन दैट नहीं होगा, हैज़ सोन दैट, हाँ उस नए फॉसिल रिकॉर्ड में ये बात दिखाई गई है। सोन ठीक होगा, अरेंज नहीं ठीक होगा, तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, थर्ड वाला। तो नए फॉसिल रिकॉर्ड में ये बात दर्शाई गई है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर मतलब फिलर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बोलने की आदत पड़ गई है यार। 4 में क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि एशियन बम्बू का बर्थ प्लेस इंडिया है। एंड दे डैश फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स एगो, और इनकी खेती आज से करीब 25 मिलियन ईयर एगो होती थी। भैया देखो उसमें खेती होती नहीं, नेचुरली उग जाते थे ये सब लोग, उतने पुराने खेती का साक्ष्य नहीं है। चलो, तो ये क्या होगा कि दे के साथ अब 25 मिलियन ईयर एगो की बात है, तो हैज और आर की तो कोई गुंजाइश नहीं। अब ये बचा 2,
और यहाँ लगा है दे, तो दे के साथ वाज तो लगेगा नहीं, फिर आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है कौन सा, वाज वाला। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आखिरी वाला फिलर है आज का। इसमें क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न डैश ऑफ कंट्री, तो मैंने कहा था यहाँ रीजन, पार्ट, ऐसे कोई चीज़ आनी चाहिए। तो पार्ट ये मिल गया हमको, देख लेते हैं, रीजन ना दिया हो तो बिसाइड दिया है, होगा नहीं, टाइप दिया नहीं, बिट नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, तो ये वाला खाली हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिए, कितने क्वेश्चन कर लिए हैं आज, 8 जुलाई का भी तीसरा सेट हम लोगों ने कर लिया। तो कितना, 5 जुलाई का, 6 जुलाई का, 7 जुलाई का, 8 जुलाई का, तो 4 हो गए। 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, 12 सेट हो गए। क्लियर, 12 सेट हम लोग लगा चुके हैं, और इसे करके एक एक करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिर ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, लेट मी बी इन्फॉर्म्ड। आगे आप लोग बताइएगा कि कुछ स्पेशल चाहिए तो क्या। अभी हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो आपके वोकैब से रिलेटेड होगी, और ये रूट बेस्ड वोकैब होगी, तो आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, और जितने इसके पहले पढ़ चुके हैं उनको भी देख लीजिएगा। वही वाले क्वेश्चन आपको मैं इस रूट वाले में पढ़ा रहा हूँ, जो अक्सर इसमें MTS वाले में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।